हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज हम कुछ गवर्नेंस की मिसलेनियस टॉपिक हैं जिन पर बहुत ही कम क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि जो डोनर एजेंसी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, या ट्रेड यूनियन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस से संबंधित जो क्वेश्चन हो गए, उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक पिछड़ेपन को भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती के रूप में चर्चा कीजिए। क्या लोकतंत्र और विकास एक साथ सुचारू रूप से चल सकते हैं? यह प्रश्न 2006 के अंदर आया था। यह प्रश्न कह रहा है कि जो आर्थिक रूप से जो भारत का पिछड़ापन है वो किस प्रकार से जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें बाधा बनकर सामने आ रहा है। जो भारतीय लोकतंत्र है जिसके अनुसार भारत के नागरिक है उनका वेलफेयर होना चाहिए, या फिर जो सामाजिक असमानता है वह समाप्त होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार जैसे कुरीतियां हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर या भारतीय राजनीति के अंदर, उनको समाप्त करके भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो आर्थिक पिछड़ापन है वह बाधा बनकर सामने आ रहा है। तो किस प्रकार वो बाधा बनकर आ रहा है, या किस प्रकार से जो आर्थिक पिछड़ापन है वो लोकतंत्र के विकास के लिए बाधा है, उसको हमें यहाँ पर भारतीय संदर्भ में डिस्कस करना है। हमारे प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकते हैं। वह कह रहा है कि क्या लोकतंत्र के साथ किसी देश के अंदर विकास को लाया जा सकता है, या फिर जो डेवलपमेंट है वो बिना लोकतंत्र के ही संभव है, और यदि लोकतंत्र के साथ संभव है तो किस प्रकार से संभव है, और कहां पर इस प्रकार से लोकतंत्र के साथ डेवलपमेंट लाई गई है। तो उसको हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये तो हमारी प्रश्न की मेन डिमांड हो गई। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके अनुसार बता सकते हैं कि भारत के अंदर कितनी गरीबी है। तभी तो जो भारत का आर्थिक पिछड़ापन है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बाधा बनकर आ रहा है। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि आर्थिक पिछड़ापन भारतीय लोकतंत्र में बाधा है। किस कारण भारत के अंदर आर्थिक पिछड़ापन है, उसके कारणों को हम यहाँ पर मेन डिमांड में बता सकते हैं। जैसे कि जो ऐतिहासिक कारण हो गए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया, या फिर जो भारत के अंदर आय समानता है, जैसे जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 1% भारत की पॉपुलेशन है उसके पास 60% वेल्थ है, और अन्य कारक है जैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी कृषि पर निर्भरता अधिक है। जैसे जो 48% भारत की जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है, बट जो कृषि का जीडीपी में योगदान है वह बहुत ही कम है। और भारत के अंदर कौशलपूर्ण शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण क्या हो रही है, भारत के अंदर बेरोजगारी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। तो इनके कारण भारत के अंदर क्या है, जो आर्थिक पिछड़ापन है। और अब हमें आगे बताना है कि जो आर्थिक पिछड़ापन है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे है। लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालित होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, या फिर जो राजनीति हो वह स्वच्छ हो, या फिर जो नौकरशाही है पारदर्शी जवाबदेह हो, और जो कार्यकारी विधायी और न्यायिक संस्थाएं हैं वो अपने कार्यों को जवाबदेही के साथ संचालित करे, और सत्ता का केंद्रीकरण न हो। तभी जो है भारतीय लोकतंत्र सुचारू रूप से चल पाएगा। अब इन पूर्व शर्तों को भारत के अंदर एस्टेब्लिश होने में किस प्रकार से जो आर्थिक पिछड़ापन है भारत का वह बाधा बनकर आ रहा है, तभी जो हमारे प्रश्न की मेन डिमांड यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो आर्थिक पिछड़ापन है वो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती किस रूप में है। जैसे पहला पॉइंट है कि मतदाता की उदासीनता। अगर देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है और वह जो देश है वो अपने धन की कमी के कारण जो डेवलपमेंट प्रक्रियाएं हैं उनको संचालित नहीं कर पा रहा है, तो जो मतदाता है उनको लग रहा है कि सरकार तो किसी काम की नहीं है तो हम वोट क्यों दें। तो उसमें इस प्रकार से जो वोटिंग के लिए क्या आती है, उदासीनता आती है। इसी के कारण जो 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर 67% ही वोटिंग हुई थी। और यदि किसी देश के अंदर आर्थिक पिछड़ापन है तो वहां पर क्या होगा, जनता है वो गरीब होगी, जनता के अंदर जागरूकता की कमी होगी। तो उसी गरीबी और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर जो राजनेता है वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार अधिक करते हैं, या फिर जो राजनीति में क्या आता है, अपराधीकरण आता है। गरीब लोगों को दबाकर जो बाहुबली लोग है वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। उसी के कारण क्या होता है, जो लोकतंत्र है वह कमजोर हो जाता है। जैसे जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार 43% जो सांसद चुने गए थे 2019 की चुनाव के अंदर उन पर आपराधिक मामले लंबित थे। इस प्रकार से जो राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है वो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती के रूप में है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी देश के अंदर गरीबी है तो उस गरीबी का फायदा उठाकर और कमजोर लोगों का फायदा उठाकर जो न्यायपालिका है वो जवाबदेह नहीं होती, या फिर जो कार्यपालिका है वह जवाबदेह नहीं होती, और जो न्यायपालिका है वो समय पर लोगों की जो दलीलें हैं उनकी सुनवाई नहीं करती है। तो जिसके कारण क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र है वो कमजोर हो जाता है। जैसे जो देश के अंदर क्या है, 4 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। तो ये किस लिए है, जो न्यायिक जवाबदेही की कमी के कारण ही यह देखा जाता है, और यह आगे चलकर जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, लोगों का विश्वास है वो शासन प्रणाली के अंदर कम हो जाता है।
और यदि कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर है तो जो सत्ता होती है वह अधिक से अधिक सत्ता का केंद्रीकरण करती है। जैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था यदि कमजोर है तो जो स्थानीय स्वशासन है उनको वित्त प्रदान नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, स्थानीय स्वशासन कमजोर होगा। और यदि स्थानीय स्वशासन कमजोर है, इसी के फलस्वरूप क्या होगा, भारतीय लोकतंत्र भी कमजोर होगा। और कोई देश यदि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है तो उसके जो संघीय संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच वह भी कमजोर होंगे। तो इस प्रकार से जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है उसके कारण और उसी के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो लोकतंत्र है वह कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न की पहली डिमांड थी उसको हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिया है। जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकते हैं, तो अब इसमें हमें बताना है कि हाँ, लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो यूरोप के जो देश हो गए जहां पर उन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद पर अपने देश का विकास किया है, या फिर जो अमेरिका का एग्जाम्पल है, उससे हम समझा सकते हैं कि जो अमेरिका ने लोकतंत्र का सहारा लेके जो विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, उसी प्रकार भारत भी लोकतंत्र की डोर को थामकर जो विकास की बुनियाद को छू सकता है। अब इसी को हम भारत की 1950 के बाद जो ग्रोथ हुई है उसके संदर्भ में समझा सकते हैं कि जो भारत के अंदर 1950 के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी, या फिर 1950 के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, या फिर जो 1950 के अंदर कौशल विकास या महिला सशक्तिकरण की जो स्थिति थी, उससे भारत ने आज लोकतंत्र के सहारे से बहुत ही अधिक प्रगति की है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकते हैं। उसी के साथ हमें कुछ यहाँ पर पूर्व शर्तें बता देनी है कि तब भी विकास और लोकतंत्र साथ चल सकते हैं जब ये निम्न शर्तों को वह लोकतंत्र पूरा करता हो। जैसे जो लोकतंत्र है उसके अंदर समावेशी नीतियां हो, वह अमीर गरीब के अंदर भेद ना करे या ग्रामीण शहरी के अंदर भेद ना करे, पुरुष महिला के बीच में भेद ना करे, तभी वह लोकतंत्र विकास के साथ चल सकता है। दूसरा पॉइंट है कि उस लोकतंत्र के अंदर सामाजिक सुरक्षा हो, गरीब लोगों के लिए, हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए स्पेशल कुछ प्रावधान हो, तभी वह लोकतंत्र विकास के साथ चल सकता है। और भी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे भागीदारी और जवाबदेही हो उस लोकतंत्र के अंदर, कानून का शासन हो लोकतंत्र में, या फिर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वह मजबूत हो और उत्तरदायी सरकार और शासन हो, तभी जो लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो कंडीशंस हैं विकास और लोकतंत्र के लिए उसको बता दी है। इसी के साथ जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उसको हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिया है। कंक्लूजन में हम कोई केस स्टडी वाइज बता सकते हैं कि किसी देश ने लोकतंत्र का सहारा लेके जो अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली का साथ देकर अपने देश को विकसित किया है। तो उन्हीं से भारत सीखकर लोकतंत्र के साथ विकास को संचालित कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरण यानी कि डोनर एजेंसी पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को कम करती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। अब यह प्रश्न कह रहा है जो दाता अभिकरण है या फिर जो डोनर एजेंसीज है। अब डोनर एजेंसीज कौन होती है? डोनर एजेंसीज वो होती है जो बल्क में दान करती हैं, जैसे जो अजीज प्रेम जी फाउंडेशन हो गया या फिर जो बिल गेट्स का जो फाउंडेशन हो गया। तो इस प्रकार से जो बड़े फाउंडेशन है वो क्या है? डोनर एजेंसीज है, जो बहुत ही बल्क मात्रा में जो एनजीओ वगैरह हो गए या फिर जो अन्य संस्थान हो गए उनको डोनेट करके जो विकास प्रक्रिया है उसको संचालित करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो इस प्रकार की जो डोनर एजेंसीज हैं इन पर क्या हो रही है? निर्भरता है वो बढ़ रही है। किस प्रकार से? धन के मामले में। तो इन पर बढ़ती निर्भरता से क्या हो रहा है? जो सामुदायिक भागीदारी है, जो लोग साथ आकर अपने पैसों को जोड़कर जो विकास प्रक्रिया को संचालित कर रहे थे, उनकी जो भागीदारी है वो इनके कारण कम हो रही है या जो उनका महत्व है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उन डोनर एजेंसीज के महत्व के बढ़ने से जो सामुदायिक भागीदारी है उसका महत्व कम हो रहा है, या फिर आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि मैं इस पॉइंट से असहमत हूँ, जो डोनर एजेंसीज हैं उनके महत्व के बढ़ने से जो सामुदायिक जो भागीदारी है उसका महत्व कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट के साथ, कुछ फैक्ट के साथ यहाँ पर अपने आंसर को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अपने औचित्य को सिद्ध कीजिए। तो ये तो होगी प्रश्न की मेन डिमांड। तो अब हम हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर कुछ डोनर एजेंसीज के नाम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो डोनर एजेंसीज हैं वो विकास प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया या फिर जो अजीज प्रेम जी फाउंडेशन हो गया, इस प्रकार की जो दानदाता हैं, संस्थाएं हैं, जो डोनर एजेंसीज हैं, उसके साथ हम अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। अब मेन बॉडी के अंदर यहाँ पर हम दो मत लिख सकते हैं। एक मत तो था जो प्रश्न के अंदर पूछा गया था, उससे हम सहमत हो सकते हैं कि जो डोनर एजेंसीज पर बढ़ती निर्भरता सामुदायिक भागीदारी को कम करती है। और दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं कि हम इस बात से असहमत हैं
कि जो डोनर एजेंसी पर बढ़ती निर्भरता जो सामुदायिक भागीदारी है उसके महत्व को कम नहीं करती है। तो पहले भाग में हम बताएंगे हाँ, जो प्रश्न का कथन था उससे हम सहमत हैं। किस प्रकार से? जैसे पहला पॉइंट है कि शक्ति की गतिशीलता। जो बड़ी बड़ी जो डोनर एजेंसीज हैं, अगर वे किसी विकास प्रक्रिया के अंदर यदि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है तो उनके पास क्या चली जाती है, उस विकास प्रक्रिया से संबंधित शक्ति चली जाती है। वे अपने अनुसार उस विकास प्रक्रिया को संचालित करते हैं। उसमें जो लोगों की भागीदारी है वह कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो रही है, यहाँ पर जो सामुदायिक भागीदारी का महत्व है वो कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि जो जवाबदेही का अभाव देखा जाता है। अब जो डोनर एजेंसीज है वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन लेगी, तो वह उस विकास प्रक्रिया से या फिर उस स्थान के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, जिसके कारण क्या आ जाती है, जो विकास प्रक्रिया है उसके अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी आ जाती है कि हाँ, वो जो जिस प्रकार से जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहां पर पारदर्शिता नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार से वहां पर पारदर्शिता या जवाबदेही सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, यदि डोनर एजेंसीज पर निर्भरता बढ़ती है तो टॉप डाउन अप्रोच है उसको देखा जाता है कि जो डोनर एजेंसीज हैं वो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर डिसीजन लेते हैं कि हम इस प्रकार की विकास प्रक्रिया को संचालित करेंगे। जहां पर विकास कार्य संचालित करने होते हैं वहां पर लोगों से जाके पूछते नहीं है, उनका वहां पर लोगों से जुड़ाव नहीं होता है, तो वहां पर जो डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए थी उसकी जगह टॉप डाउन अप्रोच देखी जाती है, जिसके कारण जो सामुदायिक भागीदारी है उसका महत्व कम हो जाता है। और भी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जो डोनर एजेंसीज के महत्व के बढ़ने के साथ जो उन पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसके कारण भी सामुदायिक भागीदारी कम हो जाती है। या जो डोनर एजेंसीज है वो अल्पकालिक क्षेत्रों पर फोकस करते हैं, जैसे कि जो डोनर एजेंसीज होते हैं वो किसी जो हॉट इशू होता है उस पर कार्य करते हैं क्योंकि उससे वो सुर्खियों में आ सके। जैसे ही वो मुद्दा सुर्खियों से चला जाता है तो वो भी वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका फोकस होता है वो फेम पाने का होता है, तो वो फेम लेकर जो अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर वहां से चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस विकास कार्य पर अल्पकालिक फोकस होता है। जबकि अगर सामुदायिक भागीदारी होती तो वहां पर क्या होता, दीर्घकालिक फोकस होता। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, वहां पर जो सामुदायिक भागीदारी का जो महत्व है वह कम हो रहा है। और भी पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जो डोनर एजेंसी है उसके महत्व के बढ़ने से जो लोगों की भागीदारी है वह कम हो जाएगी, या फिर जो डोनर एजेंसीज हैं या फिर जो दाता एजेंसियां हैं वह अपने एजेंडे के अनुसार काम करेंगी। जिस प्रकार से कोई डोनर एजेंसी किसी धर्म विशेष के लिए कार्य कर सकती है, कोई किसी जाति विशेष के लिए कार्य कर सकती है, तो वो अपने एजेंडे के अनुसार कार्य करेंगे, जिसके कारण क्या हो, जो सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य होता है वह पूरा नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप जो सामुदायिक भागीदारी का जो महत्व है वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न का पहला भाग है उसको यहाँ पर समझा दिया है। अब हमें यहाँ पर जो दूसरा दृष्टिकोण है उसको समझाना है कि हाँ, हम जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उससे असहमत हैं। अब कैसे असहमत है, जैसे कि जो डोनर एजेंसीज है वो क्या करती है, संसाधनों का जुटाव करती है। अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो सामुदायिक भागीदारी होकर भी वहां पर विकास कार्य संचालित नहीं हो पाएंगी। तो उस प्रकार से वो संसाधनों का जुटाकर, नई तकनीक लाकर और अच्छा प्रबंधन लाकर वहां पर विकास कार्यों को संचालित करते हैं, जिसके कारण वहां पर जो सामुदायिक भागीदारी है वह भी सुनिश्चित हो पाती है। और जो डोनर एजेंसीज हैं वह साथ में क्षमता निर्माण को भी बढ़ाते हैं, वहां का जो स्थानीय समुदाय है उसको प्रशिक्षित करके या फिर वहां पर नई टेक्नोलॉजी अपनाकर, जिससे वहां पर क्षमता निर्माण हो सके। तो इस प्रकार क्षमता निर्माण करके जो सामुदायिक भागीदारी है उसकी महत्व को बढ़ाती है, जिसके कारण अधिक क्षमता के साथ सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। और जो डोनर एजेंसीज है उनके आने से क्या होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है। डोनर एजेंसी किसी स्थान पर अगर निवेश कर रही है तो वहां पर क्या होगा, जो सरकार भी वहां पर ध्यान देगी, जिसके कारण वहां पर जो स्थानीय समुदाय है वह भी ध्यान देगा, एनजीओ वगैरह है वह भी ध्यान देगा। इसके कारण क्या होगा, जो सहयोग की संभावनाएं बढ़ेगी और इससे जो सामुदायिक भागीदारी का जो महत्व है वो और अधिक सुदृढ़ होगा। और जो डोनर एजेंसीज हैं वो किसी स्थान विशेष पर नवाचार और जो बहुत ही उच्च क्वालिटी की प्रथाएं होगी उनको लाएगी, जिसके कारण जो वहां की जो सामुदायिक भागीदारी है वह और अधिक सुदृढ़ हो पाएगा और जो सामुदायिक भागीदारी का जो उद्देश्य है वह पूरा हो पाएगा। और डोनर एजेंसीज के आने से क्या होगा, वहां पर जवाबदेही और पारदर्शिता आएगा, क्योंकि जो डोनर एजेंसीज हैं वह नियमित रिपोर्टिंग करेगी या फिर जो कार्य है उनकी निगरानी करेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो समुदाय के नेतृत्व वाले विकास पहलों पर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो दूसरे बिंदु को समझा दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो डोनर एजेंसीज हैं उनका विकास कार्यों के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। तो जो डोनर एजेंसीज और जो सामुदायिक भागीदारी है उनको दोनों को साथ आकर कार्य करना चाहिए, ताकि जो विकास कार्य का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होना चाहिए लेकिन उग्रवादी नहीं, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है वह मजबूत होना चाहिए
उसके अंदर किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, वह और अधिक जो अपने उद्देश्यों के लिए कार्य कर सके। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत हो बट उग्रवादी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जो नक्सलवाद है वह उग्रवाद का रूप लेके जो वहां के विकास कार्यों से उस स्थान को पीछे ढकेलता है, उसी प्रकार जो यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर उग्रवादी रूप आएगा तो वह ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो उद्देश्य है उनसे जो आंदोलन को दूर ले जाएगा। तो इसलिए वह उसमें उग्रवादी तत्व नहीं होना चाहिए। तो यह तो है प्रश्न की मेन डिमांड। तो हमें यहाँ पर समझाना है ट्रेड यूनियन आंदोलन के मजबूत होने से क्या हो जाएगा और यदि वो उग्रवादी होता है तो उसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, यही हमारी प्रश्न की मेन डिमांड है। तो हम हमारे आंसर की शुरुआत यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंट्रो में बता सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर उग्रवाद का आगमन कब हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो 1970 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन बनी C2, उसी के साथ जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में उग्रवादी रूप का आगमन हुआ। तो इस प्रकार जो प्रश्न के अनुसार अपन इंट्रो को बना सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उसको लिखेंगे कि जैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है वो मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकेगा। अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत है तो वो सरकार पर और अधिक दबाव बना सकेगा, या फिर जो ट्रेड यूनियन आंदोलन यदि मजबूत है तो उसमें किसी प्रकार के जो विभाजनकारी तत्व हैं उससे वो आंदोलन कमजोर नहीं होगा, क्योंकि संगठन में शक्ति है। तो यदि संगठन मजबूत है तो वो अपने शक्ति के साथ कार्य कर सकेगा। और यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत है तो उसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। जो राजनेता है वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत है तो उसमें लोगों की भागीदारी और अधिक होगी, और लोगों की भागीदारी अधिक होगी तो ट्रेड यूनियन आंदोलन और अधिक मजबूत होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अंतर्निर्भर हो जाएंगे। तो ये तो हमने प्रश्न की पहली डिमांड को समझा दिया है। अब प्रश्न का दूसरा भाग था कि जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को उग्रवादी नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर बताना है उग्रवादी होने से क्या नकारात्मक परिणाम होंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो उग्रवाद है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। जैसे जो नक्सलवाद है वह भी उग्रवादी रूप अपनाकर जो आदिवासी अधिकार हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उग्रवाद होता है वो किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन उग्रवादी है तो सरकार उसको उग्रवाद का रूप देके उसका दमन कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन अगर उग्रवादी है तो उसमें फूट डालना ईजी हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन उग्रवादी है तो वो हिंसा का सहारा लेगा, जिसके कारण क्या होगा, देश की संपत्ति को नुकसान होगा। तो इससे किसका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। और पांचवा पॉइंट है कि यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन उग्रवादी है तो जो उद्योगों की उत्पादकता है वो भी कम हो जाएगी। तो उद्योगों की उत्पादकता कम होगी तो उससे क्या होगा, उद्योगों को लाभ कम होगा। और उद्योगों को अगर लाभ कम हो रहा है तो वहां से वो क्या करेंगे, मजदूरों को फायर करेंगे। तो इस प्रकार से इससे क्या होगा, मजदूर अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। तो इसका जो नुकसान किस पे आएगा, मजदूरों पर ही आएगा। इसलिए जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसको उग्रवादी ना होकर जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार मजबूती के साथ कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने कंक्लूजन को बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के मुख्य दोषों का विश्लेषण कीजिए। तो यह तो प्रश्न सीधा फैक्चुअल है कि जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर जो दोष है उनको बताना है कि क्या क्या कमियां भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पर हम इंट्रो में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके बारे में बता सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके दोषों को दिखा सकते हैं। जैसे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक है। जो ट्रेड यूनियन है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है तो वो राजनीतिक विचारधारा के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जैसे जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है तो वो उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कार्य करती है, न कि जो मजदूरों के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग कार्य करती है। और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके अंदर नेतृत्व की चुनौतियां हैं। जो ट्रेड यूनियन होते हैं वह किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध होते हैं और उनका जो नेतृत्व होता है वो राजनेताओं के हाथों में ही होता है। तो वास्तविक मजदूर हैं उनके हाथों में नेतृत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो नेतृत्व की चुनौतियां भी इसमें देखी जाती है। और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके अंदर बहुत ही अधिक विखंडन और बहुलता देखी जाती है। जैसे जो भारत के अंदर 16,000 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है। इसी की जगह अगर कम संख्या में ट्रेड यूनियन हो तो एक ट्रेड यूनियन के अंदर क्या होगा, अधिक संख्या में लोग होंगे, जिसके कारण उस संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। तो यह भी एक ट्रेड यूनियन आंदोलन का दोष है। और जो मजदूरों के अंदर औपचारिक शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वे ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाते। और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उनका औपचारिक क्षेत्रों तक ही ध्यान है, अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक है उन पर सीमित ध्यान है। जैसे जो 81% जो नियोजित कार्यबल है वह अनौपचारिक क्षेत्र का है, बट जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसका ध्यान
जो 19% औपचारिक श्रम बल है उसी पर होता है। और ये तो हमने यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसकी कमियां बता दी। इसी के साथ हम इन कमियों को दूर करने के यहाँ पर कुछ उपायों को भी बता सकते हैं वे फॉरवर्ड के रूप में। जैसे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उनको 1958 में बनी आचार संहिता का पालन करना चाहिए और ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर वास्तविक श्रमिक नेतृत्व का विकास होना चाहिए। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके अंदर जो वास्तविक श्रमिक नेता हो वही उस ट्रेड यूनियन आंदोलन को लीड करे और ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो और किसी एक उद्योग के लिए एक ही ट्रेड यूनियन हो ताकि वो अधिक संगठित होकर अधिक मजबूती के साथ अपने उद्देश्यों के लिए कार्य कर सके और श्रमिकों के अंदर जागरूकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो ताकि वे अपने उद्देश्यों के लिए ट्रेड यूनियन के माध्यम से लड़ सके। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि निम्न सुधारों को अपनाकर ट्रेड यूनियन आंदोलन को और अधिक मजबूत सशक्त होना चाहिए और जो अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करना चाहिए जिसके कारण क्या हो सके, मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में 4 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल का बैनर है उस पर मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।